नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आज आप दर्शकों की मुलाकात कराएंगे, एक खास मुलाकात कराएंगे एक ऐसे शख्स से जिनका जन्म बिहार में हुआ, यानी जिनकी जन्मस्थली बिहार, जिनकी कर्मस्थली बिहार है। लेकिन जब ये सोचते हैं कुछ, तो ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं सोचते, यानी इनकी सोच सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के बारे में सोचते हैं। और इनकी सोच क्या है? दरअसल जब आत्मनिर्भरता की बात होती है, जब देश की आर्थिक तरक्की की बात होती है, युवाओं के रोजगार की बात होती है, तो ये पूरे देश के बारे में सोचते हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ प्रयास भी करते हैं। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुन्ना सिंह जी से। मुन्ना सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बिहार संवेदक संघ के अध्यक्ष हैं, बिहार स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो देश के बारे में अगर सोचते हैं तो क्या सोचते हैं। अगर वो देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं तो क्या उनकी रणनीति होगी, या क्या वो अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। युवाओं के लिए सोच रहे हैं तो रोजगार के लिए या उनकी आर्थिक तरक्की के लिए क्या सोच रहे हैं। मुन्ना सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले जी मीडिया परिवार को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, और बिहार एवं राष्ट्र के सभी युवाओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और उनको एक आपसे यहाँ पे मैं जिस वस्तु के लिए, जिस विषय के लिए उपस्थित हुआ हूँ, और उसके पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं जिस देश में जन्म लिया हूँ उस देश को कुछ देकर जाना है। क्योंकि इंसान को, जो मनुष्य में जन्म लेता है, तो वो बहुत सौभाग्य की बात होती है। हमारे विवेकानंद जी ने इस युवाओं के लिए, देश के लिए अपने अंतिम जीवन के अंतिम क्षण तक सोचे, और वो हमारे युवाओं को इतनी सारी प्रेरणा, इतनी सारी विचार दे करके गए, तो हमें उस पर काम करना चाहिए। मैं जब भी इस विषय में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर ईश्वर ने आपके अंदर कुछ इस तरह की प्रतिभा दी है, इस तरह की क्षमता दी है, तो आप समाज के लिए कुछ करें, देश के लिए कुछ करें। क्योंकि भारत को युवा देश कहा भी जाता है कि युवाओं की संख्या बहुत अच्छी खासी है भारत में। अब सबसे पहले तो ये कि इस वक्त देश में सबसे बड़ी चुनौती जो है युवाओं को लेकर, वो है रोजगार का संकट। तो अगर रोजगार का संकट है तो इस संकट को दूर कैसे किया जाए? क्या ये सोच बदल कर होगा, या कुछ कामकाज का तरीका बदलना होगा? हमें सबसे पहले जितने भी पढ़े लिखे युवा जो तकनीकी रूप से शिक्षा लेने के बाद वो बेरोज़गार हैं, उन पे काम करना होगा। मैं विगत कई सालों से इस पर रिसर्च किया हूँ, शोध किया हूँ कि आखिर वो क्यों रोज़गार नहीं पा रहे हैं, और हम लोग सिर्फ अपने नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। जबकि मेरा भारत, याद करें हम लोग कि आज से 180 वर्ष पहले, माने 1835 के करीब, मेरे भारत में एक भी बेरोज़गार युवक नहीं थे, एक भी बेरोज़गार व्यक्ति नहीं थे, और लगभग सारे लोग शिक्षित थे। अगर हम अतीत में जाते हैं और हम जब मैकॉले के माइनर्स को पढ़ते हैं, मिनट्स को पढ़ते हैं उसके, तो उसमें क्लियर होता है कि हमारे भारतवर्ष में हर एक क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी, सारे लोग के पास रोजगार था, सारे लोग कौशल थे, और हर क्षेत्र में हम विकसित थे। तो पुनः हमें तकनीक के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, विज्ञान के साथ, कला के साथ उस गांव की तरफ चलना होगा, उस मूल की तरफ चलना होगा जिसको हम भूल गए हैं। जबकि हमारे उसी क्षेत्र में लगभग 80% आबादी बसती है। अच्छा, लेकिन आप तकनीक की जब बात करते हैं, यानी आप आधुनिक तौर पर जो समझ चाहिए उसकी आप बात करते हैं, लेकिन उसी दौर में जो आधुनिकता का एक परिचय बन चुका है सोशल मीडिया, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते। आप कहते हैं कि नहीं, बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आप सोशल मीडिया से युवाओं को बचाने की भी बात करते हैं। सोशल मीडिया से हो क्या रहा है ना कि हम अपने महत्वपूर्ण समय को, अपने कीमती समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या
अन्य तरह के यूट्यूब पे, ट्विटर है, इंस्टाग्राम ट्विटर है, से, उससे चलते क्या होता है ना कि हमारे अंदर जो अच्छे अच्छे विचार आते हैं उसको हम दरकिनार कर देते हैं। हम क्या कर सकते हैं बेहतर, हम बेहतर अपने जीवन के लिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो हम बनाते हैं, क्योंकि होता है क्या ना कि विवेकानंद जी बोले थे कि तुम लक्ष्य जितना बड़ा रखोगे ना, इंसान को लक्ष्य बड़ा रखना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्यहीन आदमी उस बिना पतवार के नाव की तरह होता है। तो हमें सबसे पहले अपने जीवन में कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है, ये हम आज के युवाओं को अपने नोट करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, लिखना चाहिए। तो हम वही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जब सुबह होता है और रात में देर रात तक उसी पर लगे रहते हैं, तो हमारे अंदर अच्छे अच्छे विचार नहीं आते हैं। हम क्या करने के लिए जन्म लिए हैं, हम किस, हमारे जो माता पिता, हमारे अभिभावक हमसे क्या उम्मीद करते हैं, ये हम भूल जाते हैं। और हमारे जो माता पिता हमारे ऊपर इतने सारे खर्च करते हैं पढ़ाने में, हमारे व्यक्तित्व को बनाने में, हमारे रहन सहन में, उसको हम दरकिनार कर देते हैं ड्यू टू, क्योंकि सोशल मीडिया में हम इतने ज़्यादा संलिप्त हो गए हैं, इतने ज़्यादा उसको अपने आप को कंफर्ट जोन में चले गए हैं। क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये सोशल मीडिया उस वक्त हुआ रहता 1947 में, तो हमारी देश आज़ाद नहीं होती, क्योंकि युवाओं के अंदर ये भावना नहीं, मातृभूमि का, देशभक्ति का भावना नहीं आता। बाकी दुनिया से लोग कट चुके हैं, पूरी कट चुके हैं, उनको क्या करना है इसके बारे में वो भूल गए हैं, उनको अपने आप पे काम करना होगा। सोशल मीडिया से मुक्ति, हाँ, क्या वाकई युवाओं को सही दिशा में लेकर चली जाएगी? लगता है कि युवाओं को अगर हम रोजगार या फिर उनका जो भी लक्ष्य है उसे पूरा करना है, तो उसमें सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी बाधा है। हमने एक रूपरेखा बनाया है, हमने एक रोड मैप बनाया है। चूँकि समय बहुत कम है, उतनी सारी चीज़ों को मैं कम समय में नहीं रख सकता। इसके लिए मेरी एक टीम काम कर रही है कि हम हर क्षेत्र में वहाँ क्या क्या रोजगार की संभावनाएं हैं, जिससे जिस क्षेत्र में जिस तरह के हम बोले गांव की तरफ चलना है। इसका उद्देश्य है कि हमको फिर से उस माटी से, उस ज़मीन से ऐसे चीज़ को उपजाना है और उसपे हम लोगों को फूड प्रोसेसिंग का कार्य करना है, और ऐसे ऐसे लोगों को तलाशना है। हमें जामवंत का काम करना है कि हनुमान के शक्ति को जामवंत ने बताया था कि आपके अंदर वो शक्ति है। तो मुझे सबसे पहला यही काम करना होगा कि वैसे टीम को हमने तैयार करने का लक्ष्य बनाया है कि जो जा करके हर एक जिला वाइज वैसे बेरोजगार लोगों को सेलेक्ट करें, उनको ट्रेंड करें। और मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि कुछ संसाधन हमें दे, कुछ ऐसे भवन दें, सरकारी व्यवस्था दें, ताकि मैं उन लोगों को जो बेरोजगार है, जो शिक्षित है परंतु वो डिप्रेशन में चला गया, चूँकि उसको काम नहीं मिला, तो उसके जो अंदर का जो होता है ना सोच, मोटिवेशन नहीं है, वो डिप्रेशन में चला गया। उसके अंदर का नस है, उसको हम फिर से जिंदा करना चाहते हैं। और वो कब हो सकता है, जब उसके अंदर मातृभूमि का, उसके अंदर फिर से हम उस अध्यात्म के बारे में बताएं, उस लोगों के बारे में बताएं जो गरीबी से उठ करके इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। अच्छा, आप ये भी कहते हैं कि सिर्फ अशिक्षा ही कारण नहीं है, आप कहते हैं कि शिक्षित युवा जो हैं वो भी दिशाहीन है, भटकाव की तरफ जा रहे हैं। तो ये भटकाव किस तरह का भटकाव है जिसका जिक्र आप करते हैं? भटकाव ये है कि हम लोग, एक होड़ लग गई है कि ये व्यक्ति विशेष अगर ये काम कर रहा है तो मैं भी वो काम करूं, जबकि हर व्यक्ति के अंदर, हर आदमी के अंदर एक अलग तरीके की प्रतिभा है जिसे खोजना पड़ेगा कि वो किस काम के लिए उसका जो है ना दिमाग या वो बनाया गया है। मतलब वो किसी और का लक्ष्य वो तय कर रहा है, वो कॉपी कर रहा है, और कॉपी के चलते हम जो है ना, हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, और हम अपने माता पिता के पैसे को गलत जगहों पे या गलत व्यवसाय पे या गलत तरीके से इसको दुरुपयोग कर दे रहे हैं, और उसके बाद हम और डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स, उनको भी मैं कहना चाहूँगा, माता पिता को, अभिभावक को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने पुत्र को, आप अपने बच्चों को डिमोटिवेट मत कीजिए, उन पे भरोसा कीजिए। क्योंकि याद होगा कि जब थॉमस एल्वा एडिसन को उसके स्कूल से निकाल दिया गया, और जब उनकी माँ को वो लेटर मिला था, तो उनकी माँ ने अपने पुत्र को ये बात को छुपा ली और ये बोले कि तुझे
कोई ऐसा टीचर नहीं बना स्कूल में जो तुमको पढ़ा सकता है। तुम्हारे अंदर इतनी प्रतिभा है, विलक्षण प्रतिभा है कि कोई टीचर पढ़ाने को तैयार नहीं है, इसलिए बेटा मैं तुझे स्वयं पढ़ाऊंगा। तो ये अभिभावक का काम है, ये उसके पेरेंट्स का काम है कि उसके डिमोटिवेट नहीं होने देना है, उसको हतोत्साह नहीं होने देना, उसको मोटिवेट करना है। और वो जब वो थॉमस एल्वा एडिसन हज़ारों बार, कई जगहों पे हर तरह के मिला है, कहीं पर 1000 बार बोला जाता है, कहीं 10,000 बार, वो फेल हुए। उसके बाद उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ का आविष्कार किया जिससे आज हम आप यहाँ पे बिजली या लाइट में बैठे हुए हैं, बल्कि अनेकों उन्होंने आविष्कार किया। तो मैं उन अभिभावक को भी बोलता हूँ कि अपने बच्चे के अंदर की प्रतिभा को जाने और ऐसे स्कूल में, ऐसे इंस्टीट्यूशन में उसकी शिक्षा दीक्षा दिलाएं जहाँ आपके बच्चे को भविष्य उज्जवल हो सके। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे कॉलेज में, स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन करा देते हैं जहाँ ना तो अच्छा कोई टीचर है, ना कोई उसका जो आउटपुट है उस कॉलेज का या उस इंस्टीट्यूशन का, उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं, जिसके चलते हमारा जो बच्चा है दिशाहीन हो जा रहा है आज के डेट में। तो आपको नहीं लगता कि एजुकेशन क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, एजुकेशन को हमको सुधारना होगा। सुधारने के पीछे ये कारण होगा कि हम लोग सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होगा, जो हमारे गुरुकुल में जो व्यवस्था थी, क्योंकि हमारे जो गुरुकुल चलाते थे उनके पास दिव्य ज्ञान होता था। जो हमारे आचार्य होते थे, कुलपति होते थे, क्योंकि उनके अंदर साधना की शक्ति थी, उनके अंदर एक ऐसा विल पावर था कि वो एक द्रोण को देखिए कि जिन्होंने अर्जुन को बाण चलाना सिखाए, युधिष्ठिर को एक अलग शिक्षा दिए, भीम को गदा चलाना सिखाए, एक ही गुरु अलग अलग शिष्यों को अलग अलग तरह के शिक्षा में प्रांगत किए। तो हमें आज के डेट में जितने भी जो शिक्षक हैं उनको ये बात को सोचना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए कि हम जो बच्चे को समय दे रहे हैं उसका सदुपयोग हो, क्योंकि वो भी अपने घर से उस नौकरी करने जा रहे हैं, तो बच्चों को तैयार करें, नहीं कि वो सिर्फ अपना ड्यूटी करके और अपना वेतन हर महीने ले करके, उनका ये काम नहीं है। तो हमें ऐसे ऐसे लोगों को, हम तो ये कहेंगे कि आने वाले जो समय में, क्योंकि युवाओं को अब जागना पड़ेगा ये सोच करके, क्योंकि अब बहुत कम दिनों में जिस तरह से हमारे समाज में अराजकता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी फैल रही है, और ये जो भ्रष्टाचार के पीछे कारण ये है कि हमारे अंदर धैर्य की कमी है, हमारे अंदर वो प्रतिभा की कमी है, क्योंकि हम डर जाते हैं और सामने वाला जो मांगता है हम तैयार हो जाते हैं अपने काम कराने के लिए, उसके एवज में कुछ दे करके काम करवा लेते हैं, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम हमारे युवा को ये कहेंगे कि आप अपने पे काम कीजिए। हम कर क्या रहे हैं कि कंठ से नीचे पे काम कर रहे हैं, मैंने खा रहे हैं सिर्फ अपने पेट के लिए, जो कि हमको कंठ से ऊपर पे काम करना चाहिए। हमारे ब्रेन को, हमारे सोच को डेवलप करना होगा, तो उसके लिए आपको काम करना होगा, तब जा कर के हमारे जो ये सारी चीज़ों परेशानी है, जो समाज में इतनी सारी इस तरह से प्रतिदिन दिन प्रतिदिन डिटोरिएट करते जा रहा है लोगों का, ये उस पर हम लोग नियंत्रण कर सकेंगे। और इसके लिए मैं सरकार को भी कहना चाहूँगा कि ऐसे जितने भी अनडिक्लेयर जितने भी प्रॉपर्टी जो लोग चाहते हैं, खास करके आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कुछ ऐसे संस्थान खोलना चाहते हैं, ऐसे उद्योग खोलना चाहते हैं, तो उनको रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्योंकि वो रोजगार देंगे अगर, तो ये सारी नियमों को, अमेंडमेंट को लाना चाहिए। लेकिन समाज में चूंकि दो धाराएं एक साथ चलती हैं, हम एक तरफ कहते हैं कि चूंकि जो अब वर्तमान में जो युवा वर्ग है वो पुराने जनरेशन के साथ अपने आप को तालमेल नहीं बिठा पाता, जो पिछला जनरेशन है वो नए युवाओं के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, और दोनों ऐसा लगता है कि एक दूसरे के अगेंस्ट में पैरेलल चल रहे होते हैं। यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, जो रिटायर्ड हैं, या तो नौकरी से या कारोबार से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है, उनका इस समाज में योगदान कैसे सुनिश्चित किया जाए कि वो वर्तमान पीढ़ी के साथ मिलकर कुछ योगदान दें इस समाज में? हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा हम जागो भारत एक संस्था हम क्रिएट किए हैं, और सबसे पहले हम हर एक ज़िला में एक इस तरह का ऐड निकालेंगे कि जो लोग अपने देश के लिए, चूँकि ये मालूम होना चाहिए उन अभिभावकों को, वो सेवानिवृत्त व्यक्तियों को, कि KFC का जो मालिक थे वो रिटायर करने के बाद एक अपना बिजनेस शुरू किए थे, और उस बिजनेस को इतना आगे ले गए। अगर वो भी ये सोच लेते कि हमारा उम्र 60+ हो गया, अब हम कोई काम करने के योग्य नहीं हैं, या याद कीजिए आप कि शील प्रभुपाद जी जिनके गुरु
बोले थे कि शिष्य तुमको इस गीता का प्रचार प्रसार पूरे दुनिया में करना है। तो उन्होंने 70 वर्ष की उम्र में, सोच लीजिए कि न्यूयॉर्क गए थे और उस पानी के जहाज़ पे उनको 3 बार अटैक हुआ था। फिर भी उन्होंने वो न्यूयॉर्क जा कर के और लगभग सारे देश में इस्कॉन का स्थापना किया, और जहां आज भी गीता का पाठ लोगों को पढ़ाया जाता है। तो जब हम विदेशों में हमारा इस गीता का पाठ पढ़ाया जाता है तो हमारे स्कूलों में क्यों नहीं? हम तो कहेंगे कि हमारे सारे शिक्षा प्रणाली में जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, चाहे तो किसी भी धर्म का हो, ये नहीं कि सनातन का हो, और ये सनातन एक ऐसा धर्म है जिससे सारे धर्मों का जननी है, जिससे सारे धर्म निकले हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे युवाओं को, हमारे विद्यार्थी को 10th या +2 होते होते हमारे जितने भी ग्रंथ है, धर्म है, और जितने भी हमारे अच्छे अच्छे महापुरुषों और जितने भी अचीवर्स हैं, उनकी कहानी को, क्योंकि वो करीबी से में पले बढ़े, जन्म लिए और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, उनको पढ़ाना चाहिए, उनको नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, नहीं कि A+B² जो कि जीवन में कहीं काम ही नहीं आता है। वैसी शिक्षा देने से क्या होगा? ऐसे शिक्षा देने से ही होगा कि हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और ये सब करते रह जाएंगे। जो हम किताबी ज्ञान देते हैं, क्या ये किताबी ज्ञान ही सब कुछ है या इससे अतिरिक्त कुछ चाहिए? नहीं, जीवन जीने के लिए, क्योंकि किताबी ज्ञान पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है और ये एक बड़ी समस्या भी बन गई है। युवा वर्ग काफ़ी खफा भी होता है कि बस घर में भी वही दबाव होता है कि जितना हो सके किताबी शिक्षा ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हमें मालूम होनी चाहिए, जो लोग नहीं अगर हमारे पौराणिक व्यवस्था को या हमारे पूर्वजों के पद्धति को जानते हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि गुरुकुलों में कोई इस तरह की परीक्षा नहीं ली जाती थी, उनको प्रोजेक्ट दिया जाता था। वहाँ पे 18 तरह के भाषाओं पे, 18 तरह के सब्जेक्ट पे पढ़ाई होता था, और गुरुकुल में लोग लगभग 8 बरस के आयु में गुरुकुल में लोग प्रवेश करते थे, और लगभग 25 बरस के उम्र में वो सारी तरह के शिक्षाओं और विषयों पे पारंगत होकर के वो निकलते थे गुरुकुल से। और वो उनके जो सोचिए कि गुरुकुल का क्या व्यवस्था थी उस वक्त का, कि ऐसे ऐसे गुरुकुल हुआ करते थे हमारे भारत में जहाँ 20,000 विद्यार्थी हुआ करते थे। 200 से लेकर के 20,000 तक की विद्यार्थी की व्यवस्था हमारे गुरुकुल में होता थे। और वो जो सिस्टम था पढ़ाने का, उसमें सीनियर को, जो हमारे जो आचार्य होते थे, हमारे जो गुरुकुल के, चूँकि 20,000 जहाँ पे व्यवस्था होती तो उसको कुलपति कहा जाता था। तो वो सीनियर अपने जो वरिष्ठ जो ये विद्यार्थी होते थे, उनको ट्रेनिंग दे करके बताया जाता था कि अपने जूनियर को आप शिक्षा दो, और जूनियर भी अपने जूनियर को ट्रेनिंग करके, और उससे इतने बड़े संख्या के लोगों को पढ़ाया जाता था। आज वही व्यवस्था हमारे बिहार में आप जाएंगे, गया का एक पटुआ टोली है जहाँ पे IIT हर साल वहाँ पर दर्जनों स्टूडेंट क्रैक करते हैं IIT का एग्ज़ाम। तो सोचिए कि वहाँ सीनियर अपने जूनियर को पढ़ाते हैं, और जो IIT करके जो सर्विस में चले गए हैं वहाँ पर वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो डोनेशन देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह का हर जिला में, हर जिला नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के हर जिला में ये व्यवस्था हो कि जो भी लड़के हैं, जो प्रतिभाशाली लड़के हैं, उनको सोसाइटी के द्वारा, उनको ट्रस्ट के द्वारा, हम लोग जैसे लोगों को रोजगार जो कर रहे हैं उनके द्वारा ये चलाया जाए। उनको कोई भी इसके लिए पैसा नहीं लगे, जो टैलेंटेड लोग हैं, और वो हर जिला में ये सुनिश्चित किया जाए ताकि पटुआ टोली के पद्धति पे मुझे कोटा जाने की क्या ज़रूरत है। अगर मैं उस गांव में, उस जिला के कैपिटल टाउन में अगर ये व्यवस्था कर दें तो अच्छे अच्छे प्रतिभाशाली लोग वो पढ़ेंगे और फिर अपने जूनियर को पढ़ाएंगे। आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा हथियार क्या हो सकता है? रोजगार यानी नौकरी करना, या फिर कारोबार, व्यापार? कारोबार सबसे जो मुख्य उसका ये है कि हम नौकर बनने के लिए नहीं जन्म लिए हैं, हम कर्म करने के लिए जन्म लिए। और मैं लोगों को रोजगार देने के लिए अगर सोचेंगे तो अगर एक व्यक्ति अगर ये सोच ले कि मुझे रोजगार करना है, रोजगार सृजन करना है, उससे कितने लोग उससे लाभान्वित होते हैं। और चूंकि हमारे माँ बाप शुरू से ही हमें ये बताए हैं कि तुमको नौकरी करना है, इसलिए वो नौकरी के लिए अपना जीवन को ढाल लेता है, अपना सोच को बना लेता है कि मुझे परीक्षा देना है और किसी का न किसी का नौकर बनना है। तो मुझे नौकरी
जो शब्द है वो अभिभावक को, अपने पेरेंट्स को अपने डिक्शनरी से निकाल देना होगा और उनको रोजगार के लिए, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि एक मारवाड़ी समाज है जो मेरे ही समाज से बिलोंग करते हैं, वो आपके देश के लगभग 45% अर्थव्यवस्था उनके पास है, इकोनॉमिक उनके पास है, इसीलिए कि उनके माँ बाप नौकरी करने के लिए नहीं बताते उनको बताते हैं कि आप बेहतर व्यवसाय कैसे कर सकते हो, इसके लिए शिक्षा लो, आप कितना डोनेशन दे सकते हो समाज को, इसके लिए तुम अपने आप को तैयार करो। तो आप जब कमाएंगे तो आप लोगों को डोनेशन भी देंगे और अपना रोजगार बनाएंगे। तो जब रोजगार पैदा करेंगे तो अब इसलिए कि लोग आपके साथ काम, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो लेबर क्लास के, उनको तो नौकरी करना ही पड़ेगा। लेकिन आप कुछ लोग ऐसे स्पेशल जन्म लिए हैं जो लोगों को रोजगार दे सकते हैं, तो इस पे आपको काम करना पड़ेगा। नहीं, आपको लगता है कि देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में एक नौकरी पेशा से ज्यादा एक व्यापारी योगदान देगा? आपको व्यापार करना पड़ेगा, आपको चाइना बनना पड़ेगा, आपको हर घर में उत्पादकता के सोच लाना पड़ेगा। और हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, क्योंकि हम जब उत्पादन करेंगे तो वो बेचारे को बायर नहीं मिलेगा, तो बायर का सुनिश्चित सरकार करे या ऐसे एनजीओ करे कि उनके घर से वो प्रोडक्ट को लेकर के कहाँ बेचना है, कहाँ ले जाना है, ये सुनिश्चित वो करे। तब जाकर के हर महिलाओं के हाथ में, हर युवाओं के हाथ में, यहाँ तक कि हर बुजुर्ग के हाथ में भी ऐसे ऐसे काम हो गए जो उनके लायक है। हो सकता है कि उनको पैकेजिंग का काम कर दें, उनको कुछ ऐसे चीज़ का काम हम लोग दे दें, क्योंकि जब तक आपका देश का हर हाथ में काम नहीं होगा तब तक हम फिर से आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। तो बहुत बड़ी बात कही आपने, और जाहिर तौर पर देश की सरकार भी कहती रही है, और अक्सर सिर्फ देश की सरकार नहीं, अलग अलग प्रदेशों की सरकारें भी अक्सर कहती रही हैं कि रोज़गार लेने से ज़्यादा रोज़गार देने वाले अगर आप बनते हैं तभी जाकर आप अपने प्रदेश को या अपने राष्ट्र को सशक्त बना सकते हैं, और इसी पर युवाओं को फोकस करना होगा। और एक जो पिछली पीढ़ी है, यानी जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उनको कैसे युवाओं के साथ तालमेल बिठाना है, इसको लेकर भी मुन्ना जी ने पूरी बात कही कि उन दोनों का तालमेल अगर बनाना है तो बुजुर्गों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि वो रिटायरमेंट के बाद निश्चिंत ना हो जाएं, बल्कि वो सोचें कि उनका कर्तव्य अभी बाकी है नई पीढ़ी को ट्रेंड करने का, उन्हें तैयार करने का। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल खास मुलाकात में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।